हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप में। जहां पर हम डेली ना करते हैं लाइव क्लासेस जो कि फ्री बिल्कुल रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक हमने लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 15 तक कंप्लीट किया है। आज हम सेक्शन 16 तक कंप्लीट किया है। इनफैक्ट आज हम सेक्शन 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट या लिमिटेशन एक्ट 1963 का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें सेक्शन 12 से लेकर 24 तक प्रोविजन मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले सेक्शन 12 में हमें बताया कि यदि कोई विधिक कार्रवाइयों में समय के अपवर्जन के बारे में बताया कि विधिक कार्रवाइयों में जब कोई कोई सर्टिफाइड कॉपी निकालने में या कोई अन्य कार्रवाई जो होती है, जैसे कि जजमेंट जिस दिन हुआ उस दिन को नहीं काउंट किया जाए, उनके बारे में सेक्शन 12 ने बताया। सेक्शन 13 ने बताया अकिंचन के रूप में दावा या एप्लीकेशन आपको करनी है, तो अपील करनी है, तो उस कंडीशन में आपको समय पीरियड कब से स्टार्ट होगा, कितना समय पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसके बारे में। सेक्शन 14 ने बताया बिना अधिकारता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक लगा समय के बारे में अपवर्जन। किसी अन्य मामलों में कार्रवाइयों में समय का अपवर्जन के बारे में सेक्शन 15 ने बताया, जिसमें हमने 5 क्लॉजेस पढ़े। आफ्टर दैट सेक्शन 16 ने बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या मृत्यु के बाद यदि कोई दावा लगाने का अधिकार उत्पन्न होता है तो उस दशा में क्या होगा। तो यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज सेक्शन 17 से स्टार्ट करना है। तो सेक्शन 17 निकालिए। सेक्शन 17 हमें बताएगा कपट या भूल का प्रभाव। तो जब किसी व्यक्ति के साथ कपट होता है या भूल हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो क्या उसके ऊपर टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति से कपट पूर्वक कोई कार्य करने से उसे रोका जाता है, कपट पूर्वक किसी कार्य को ना कर सके, कोई दावा ना लगा सके, कोई एप्लीकेशन ना कर सके, उसे वंचित किया जाता है, तो उस मामले में क्या होगा। तो उसके बारे में बताता है हमें सेक्शन 17। सेक्शन 17 को आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए। देखिए, बेसिकली हम बात करें, जब कोई व्यक्ति कोई दावा कोई आवेदन करना चाहता है, लेकिन वो दावा और आवेदन के संबंध में कोई टाइम पीरियड बता रखा है और उस टाइम पीरियड के अंदर इसलिए पेश नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया, या इसलिए उसमें दावा नहीं कर पाया, इसलिए उसमें एप्लीकेशन नहीं कर पाया कि किसी डिफेंडेंट ने उसे कपट के आधार पर रोक रखा था, कपट कर रखा था, उसे पता ना चल सके कितने समय के अंदर दावा करना है, या कोई अधिकार या हक का ज्ञान उसे इसलिए नहीं हो पाया कि उससे वो चीज वो अधिकार उससे कपटपूर्वक छिपाया गया था, या फिर उसे भूल के परिणाम को मुक्त कराने के लिए दावा लगाया गया है कि हमें भूल से गलती से हमसे ये कार्य हुआ है, या फिर कोई दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाई गई थी जिससे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिलता है, कोई दावा मिलता है, तो ऐसा करके रोका गया है। तो उसको तब तक समय का चलना प्रारंभ नहीं हो जाएगा जब तक कि वादी या आवेदक को कपट या भूल का पता न चल जाए, या फिर सम्यक तत्परता से वो पता चल सकता था तो उस कंडीशन में भी चालू हो जाएगा। तब तक चालू नहीं होगा जब तक कि सम्यक तत्परता पता नहीं कर सकता था। और छिपाई गई दस्तावेज की दशा में उसका पेश किया जाना, यदि वो पहले विवश नहीं कर सकता सामने वाले को, तब तक उसका समय का चलना स्टार्ट नहीं होगा। तो 3 कंडीशन हमें मिलती है, इन 3 दशाओं में आपका समय का चलना प्रारंभ नहीं होता। तो हम सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 को बेयर एक्ट से रीड करेंगे। देखिए अपने बेयर एक्ट में आप क्या बोलता है। जहां के किसी ऐसे वाद या आवेदन के मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है, नंबर ए, वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित है, यानी कि वो दावा क्यों लगाया गया है, वो एप्लीकेशन क्यों की गई है कि सामने वाले ने कोई कपट किया था हमारे साथ। सेकंड, उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी यथापूर्वोक्त व्यक्ति के किसी कपट द्वारा छिपाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कपटपूर्वक छिपाया गया था, कोई अधिकार और ज्ञान उसको पता ना चल सके कि ये राइट उसका है, ये चीज उसकी है, यानी एक तरीके से उसका हक उसका है, इस अधिकार और हक से उसे चौपटपूर्वक छिपाया गया उससे। तीसरा, वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम की मुक्ति के लिए, भूल से हमने कोई कार्य किया उसकी मुक्ति के लिए कोई दावा लगाया गया है। और चौथा मिलता है, वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाई गई थी। तो वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज थी जिस पर वो डिपेंड करता है, उस दस्तावेज को उसी के आधार पर दावा लगा सकता है, वो दस्तावेज से छिपा कर रखी गई थी। तो उस दशा में समय का चलना तब तक प्रारंभ नहीं होगा, इसके आगे हम देखते हैं, वहां पर सीमा का चलना तब के बिना आरंभ ना होगा जब वादी या आवेदक को उस कपट या भूल का प्रभाव पता न चल जाए, यानी जब तक उसे पता न चल जाए तब तक, या फिर सम्यक तत्परता से पता चल सकता था तब तक, अथवा छिपाई गई दस्तावेज की दशा में तब तक के बिना आरंभ ना होगा, जबकि छिपाई गई दस्तावेज को पेश करने या उसका
पेश किए जाना विवश करने के साधन वादी या आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त ना हुए हों। तो ऐसे साधन उससे पहले प्राप्त नहीं हुए थे उस कंडीशन में, फिर 3 दशा में समय का चलना प्रारंभ नहीं होगा, अदरवाइज समय का चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परंतु इसका बताता है, परंतु एक चीज बताएगा कि 3 कंडीशन इसके अंदर मिलेगी। यदि कोई वस्तु है, कोई भूल हुई, कोई छिपाया गया, कपट किया गया, भूल हुई या कोई दस्तावेज छिपाई गई, इसके संबंध में तब तक नहीं रोका जाएगा यदि सामने वाले का साथ, जिसके साथ कपट कांटेक्ट किया गया, संविदा की गई है, संपत्ति का प्रतिरोध किया गया है, भार प्रवर्तित किया गया है या कोई अन्य अधिकार संस्थित किया गया है, इस इसी संव्यवहार को समाप्त कराने के लिए, तब तक कोई आवेदन करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा कि कपट में उस व्यक्ति का, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान हो, उसको भूल के कारण उस दावे को, उस ट्रांजेक्शन को मना करने से, जिससे ऐसे व्यक्ति का उस कपट में ना तो कोई हाथ था, ना भूल में उसका कोई हाथ था, ना कोई छिपाई गई दस्तावेज में उसका कोई बात था, यानी कि हमने निर्दोष क्रेता को इसके अंदर सेव किया है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को सेव किया जिसने उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने उस संबंध में ना तो कोई कपट किया और ना उसने वो प्रॉपर्टी जब क्रय की, संपत्ति खरीदी, उस समय उसे नॉलेज भी नहीं थी। इसके बारे में परंतु हम बताता है 3 चीजें, देखिए क्या बोलता है। परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे संपत्ति के प्रतिद्वंद के या जिसके या उसके विरुद्ध कोई भार प्रवर्तित कराने के या तत्संबंधी की संव्यवहार को अपास्त कराने के बाद का संस्थित किया जाना या आवेदन किया जाना शक्य नहीं बनाएगी। कब तक नहीं बनाएगी? नंबर 1, जो नंबर 1 कपट के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति का मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई हो जिसका ना तो कपट में हाथ था और ना जो क्रय के समय जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि कोई कपट किया गया है। तो वो व्यक्ति जब इस बात को नहीं जानता था तो उस दशा में समय का चलना प्रारंभ ना होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट में कोई दावा नहीं लगाया जाएगा उस ट्रांजेक्शन समाप्त कराने के लिए। सेकंड, भूल के मामले में उस व्यवहार के पश्चात जिसमें भूल की गई, ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई हो जो यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो या कारण रखता था कि भूल की गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसने प्रॉपर्टी खरीदी, उसे नहीं पता था ये प्रॉपर्टी भूल में प्राप्त की गई है, भूल में उसने खरीदी है इसलिए। तीसरा, छिपाई गई दस्तावेज के मामले में ऐसे व्यक्ति मूल्यवान प्रतिफलन क्रय की गई है जिसका ना तो छिपाने में कोई हाथ था और ना जो क्रय करते समय यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह दस्तावेज छिपाई गई है। तो ऐसा उसे नॉलेज नहीं था, ऐसा उसे जानता ही नहीं था, उस कंडीशन में भी ये लागू होगा। यानी कि उस दशा में आपको दावा लगाने का, एप्लीकेशन करने का अधिकार नहीं होगा, आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो एक बार सबसेक्शन 1 सभी लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बताएगा कि यदि कोई निर्णय त्रिणी को किसी डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने से बलपूर्वक या कपट पूर्वक रोका जाता है और उसका टाइम पीरियड निकल गया, तो क्या वो बाद में एप्लीकेशन कर सकता है? तो उसके संबंध में बता रखा है, हाँ, यदि कपट पूर्वक या बलपूर्वक उसे डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने से रोका जाता है कि आप निर्णय को रोका जाता है कि वो लेनदार से कोई पैसा प्राप्त ना कर सके, इसलिए लेनदार ने उसको इस तरीके से रोक रखा है। ठीक है, तो उस दशा में उसका परिसीमा काल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसको कपट का पता लगने के या बल का प्रयोग बंद होने से 1 वर्ष के भीतर एप्लीकेशन करना पड़ेगी। यदि उसने 1 वर्ष के भीतर एप्लीकेशन नहीं की तो यह मान्य नहीं होगा। तो सबसेक्शन 2 देखिए, जहाँ के किसी निर्णीत ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल के प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया हो, वहां न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णीत ऋणी निर्णीत लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा। तो उसको परिसीमा काल को बढ़ा सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसा आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगने की या बल प्रयोग बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया गया हो। तो विद इन 1 मंथ के अंदर, सॉरी 1 ईयर के अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगी, तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो सेक्शन 17 ने हमें बताया कपट या भूल का प्रभाव, यानी कि मिस्टेक का और फ्रॉड का प्रभाव के बारे में, इफेक्ट के बारे में हमें मिलता है सेक्शन 17 में।
आफ्टर सेक्शन 18 देखिए, सेक्शन 18 हमें बताता है लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। तो लिखित अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा, यानी कि एक्नॉलेजमेंट का क्या प्रभाव होगा। तो जब कोई संपत्ति के संबंध में, कोई अधिकार या संपत्ति के बारे में कोई लायबिलिटी किसी व्यक्ति पर है, कोई दायित्व है, और दायित्व के संबंध में लिखित में अभिस्वीकृति करता है कि हाँ मैं आपके 5 लाख रुपए देने का दायी हूँ, मैं आपसे प्रॉपर्टी देने का लिए बेचने के लिए लायबल हूँ, ऐसी यदि कोई लिखित अभिस्वीकृति उस समय से पहले करता है जो समय में वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है जिसका उसे दावा लगाने का अधिकार था, तो वैसे ही उसने जैसे लिखित अभिस्वीकृति की तो उस दिनांक से उसका एक नया टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोलता है सेक्शन 18। देखिए सेक्शन 18 क्या बोलता है, सबसेक्शन 1, जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार विषयक वाद या आवेदन के लिए भेद काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है, जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है, हस्ताक्षरित है, वहां उस समय से जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी एक नया परिसीमा काल संगठित किया जाएगा। ठीक है, तो उस दिनांक से आपको एक नया पूरा टाइम पीरियड मिलेगा, नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक दावा लगाने की लिमिट आपको मनी रिकवरी के मान से दावा लगाने की लिमिट 3 साल है, आपने उससे 3 साल से बाद पहले ही 2.5 साल हुआ था तब उसको बोला कि आप मेरे पैसे दो, उसने बोला अभी तो नहीं है, मैं आने वाले 1 साल में दे दूंगा, तो जैसे ही उस दिन उसने ऐसी एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेजमेंट करने के दौरान ही, एक्नॉलेजमेंट करने के दिनांक से ही वो टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा, मतलब उस दिनांक से 3 साल और मिलेंगे, ऐसा बोलता है। सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 2 बताएगा कि यदि कोई दस्तावेज की कोई डेट नहीं डली तो क्या डेट के बारे में एविडेंस दिया सकता है। हम जानते हैं किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जाएगी। किसी भी दस्तावेज पर जो लिखा हुआ है, अंकित किया गया है, उसके संबंध में ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होती। इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा मना करता है, लेकिन एक मामले में ओरल एविडेंस अलाउ होगी, ये बताता है इसके बारे में सबसेक्शन 2 में, कि यदि उस समय जब हस्ताक्षरित किया गया था उस पर डेट नहीं डली है तो उसके बारे में ओरल एविडेंस दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ ओरल एविडेंस किस बात के बारे में होगी कि उस डेट, उस दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट पर डेट किस तारीख की थी, कौन सी डेट को किया गया, सिर्फ उसी के बारे में ओरल एविडेंस मान्य होगी, क्योंकि उस दस्तावेज को बनाते जिस व्यक्ति ने देखा है उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 देखिए, जहां की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है बिना तारीख का है, वहां उस समय के बारे में जब वह हस्ताक्षरित किया गया था मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए या अध्ययन यह है कि उसकी मौखिक अंतर्वस्तु का या उसकी अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसका ओरल एविडेंस मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें एक स्पष्टीकरण मिलता है, इसमें 3 क्लॉज मिलेंगे। सबसे पहले स्पष्टीकरण बताएगा कि अभिस्वीकृति आपने जो की है कैसे की हो। जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल डिट्टो वैसे की वैसी की है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। यदि आप किसी व्यक्ति को संदाय करने का, प्रदान करने का, वचन का पालन करने का या उपभोग करने का समय नहीं आया ऐसा कहते हुए कहते हैं, तो उस दशा में भी ऐसा माना जाएगा आपने एक्नॉलेजमेंट कर दी। या प्रकथन करते हैं कि संदाय, प्रदान, पालन, उपभोग समय नहीं आया है, या फिर वह संदाय, पालन या उपभोग के अनुज्ञा से इनकार सहित हो, अथवा मुजरा के किसी दावे से युक्त हो, अथवा संपत्ति का अधिकार के हकदार व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को घोषित करे। तो ऐसी कंडीशन में हमें बता रखा है कि अभिस्वीकृति पर्याप्त मानी जाएगी। सबसेक्शन 2 बी नंबर देखिए, बी नंबर को बताता है हस्ताक्षर शब्द के अंतर्गत, हस्ताक्षर शब्द से या तो स्वयं इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। थर्ड वाला क्लॉज देखिए, वह आवेदन जो डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए हो, किसी संहिता का
तो किसी संहिता या अधिकार की बाबत आवेदन नहीं समझा जाएगा। क्लियर। सेक्शन 19 ऋण लेके या वसीयती संपदा का ब्याज लेके समुदाय का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति ऋण के बदले में या कोई वसीयत पर ब्याज लिया है, उसके बदले में कोई संदाय कर देता है, कोई पार्ट विशेष दे देता है, तो उस दशा में जिस दिन उसने पार्ट विशेष दिया उस दिन से एक नया परिसीमा काल उस व्यक्ति के अगेंस्ट में चालू हो जाएगा जिसके बारे में उसने दिया है। ऐसा में बताता है सेक्शन 19। लेकिन ब्याज यदि 1928 जनवरी के पूर्व का है तो उस दशा में समुदाय की अभिस्वीकृति जो होगी संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी। तो देखिए सेक्शन 19, जहाँ के ऋण या वसीयत संपदा के समुदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा या उसके इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा भोगी गए द्वारा कोई संदाय उस ऋण के लेखे या उस वसीयत के ब्याज लेखे विहित काल के अवसान के पूर्व किया जा सकता है। वहां उस समय से जब संदाय किया गया था नया परिसीमा काल संगठित होगा। ठीक है, एक नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। परंतु उस दशा के सिवाय जिसमें ब्याज का संदाय सन 1928 की जनवरी के प्रथम दिन पूर्व किया गया था, यह तब होगा जबकि संदाय की अभिस्वीकृति संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में या उसके द्वारा हो या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में है। स्पष्टीकरण देखिए, दो स्पष्टीकरण मिलेंगे सेक्शन 19 में। ये बताता है, पहला स्पष्टीकरण बोलता है जहां की बंधकित भूमि बंधकदार के कब्जे में है वहां ऐसी भूमि के भाटक या उपज की प्राप्ति संदाय मानी जाएगी, यानी कि भोग बंधक मानी जाएगी, ऐसा हमें बता रखा है। दूसरा बोलता है ऋण के अंतर्गत वह धन नहीं आता जो किसी न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन दिया जाता है, तो वो धन इसके अंतर्गत मान्य नहीं होगा। सेक्शन 20 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता या समुदाय का प्रभाव। तो जो हमने ऊपर व्यक्ति पढ़े थे, उन व्यक्तियों के यदि कोई संरक्षक है, सुपुर्ददार हैं, प्रबंधक हैं, तो उनके विरुद्ध दावा लगाने का अधिकार के बारे में बता रखा है कि सेक्शन 19 और 18 के पर्पज से वो क्या माने जाएंगे, 18 और 19 के पर्पज से उसके एलआर माने जाएंगे या प्राधिकृत अभिकर्ता का समुदाय प्राधिकृत अभिकर्ता माने जाएंगे, ऐसा हमने बता रखा है। क्लियर। एक बार सेक्शन 20 को भी देखेंगे आप। लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से अधिक पार्टीज है, उसमें से एक पार्टी कोई बात को स्वीकार करती है, कोई बात को बोलती है, क्या वो सबरी बातें सबरी लोगों पर लागू होंगी? तो बोलता है नहीं, ऐसा हमने इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा सबसेक्शन 3 हमें बताएगा इसका कि यदि कोई अभिव्यक्त कुटुंब का करता है और कर्ता यदि किसी व्यक्ति की ओर से सिक्योरिटी देता है या किसी व्यक्ति की ओर से एक्नॉलेजमेंट करता है, तो ऐसा माना जाएगा उसने सबकी ओर से एक्नॉलेजमेंट की है, ऐसा हमें इसके अंदर रूल मिलता है। ठीक है, तो एक बार सेक्शन 20 को भी आप सभी लोग देखेंगे। सेक्शन 20 को देख लीजिए, हम रीड कर लेते हैं क्या बोलता है। सबसेक्शन 1 देखिए, धारा 18 धारा 19 में इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत नियोक्ता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार, प्रबंधक या अभिस्वीकृत हस्ताक्षर करने या संदाय करने के लिए ऐसे संरक्षक, सुपुर्ददार या प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता है। सबसेक्शन 2 देखिए, उक्त धाराओं में से
उक्त धाराओं में की गई कोई बात अनेक संयुक्त संविदाकर्ताओं, भागीदारों, निष्पादकों या बंधकदारों में से किसी एक को उनमें से किसी एक या किसी अन्य द्वारा या उनके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अभिस्वीकृति या किसी किए गए समुदाय के कारण प्रभाव नहीं कर देती है। यानी कि एक पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बात बोली तो वो सब पे लागू नहीं होगी। तीसरा देखिए, उक्त धाराओं के प्रयोजन के लिए ए नंबर, संपत्ति के किसी परिसीमित स्वामी द्वारा जो हिंदू विधि से शासित हो या उसके सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किसी दायित्व की बाबत हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति या किया गया संदाय ऐसे दायित्व को उत्तराधिकार में पाने वाले उत्तरभोगी के विरुद्ध यथास्थिति विधिमान्य या अभिस्वीकृति या संदाय होगा। बी नंबर देखिए, वह अभिकर्ता या संदाय अभिस्वीकृति या संदाय जो उस अविभक्त कुटुंब का तत्समय कर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया गया है, उस समय कुटुंब की ओर से किया गया समझा जाएगा यदि किसी अविभक्त कुटुंब हिंदू कुटुंब की उस हैसियत में उसके द्वारा या उसकी ओर से कोई दायित्व उपगत किया गया हो तो उस कंडीशन में मान्य होगा। तो एक बार सेक्शन 17, 18, 19 और 20 चारों सेक्शन को देख लीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी लॉ स्कोप का एमपी सिविल जज 2023 हाइब्रिड मूड पर एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होने वाला है। हम जानते हैं कि एमपी सिविल जज की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लॉ के साथ साथ जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश की भी स्पेशल क्लासेस पढ़ेंगे। तो पूरा कोर्स आपको मिल सकता है बहुत ही नॉमिनल फीस पर। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस क्लासेस को। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।